बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी तो मैं इमरान की वापसी की एपिसोड नंबर 6 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दूर चलकर वो एक कच्चे रास्ते पर हो लिया। ये एक ढलान थी जिसका इख्तिताम एक नाले के साथ गुजरने वाली पगडंडी पर हुआ। इस रास्ते से गुजरने के दौरान थोड़े थोड़े फासले पर पिस्तौलों और ऑटोमेटिक राइफलों से मुसल्लह अफराद नजर आए जो उसे देखकर सामने से हटकर गुजरने की राह देते रहे। उसे पहचान कर उनके अंदाज में कुछ ताज़ीम या खौफ का अंसर ओत कर आता। उसे उनमें से किसी की तरफ भी नज़र उठाकर नहीं देखा था, लेकिन उन लोगों के नज़दीक से गुजरते हुए उसके चेहरे पर गम व अंदों का तासुर नुमायां हो जाता। चाल की थकावट भी आज़ा के मुजमहल होने की गमाज़ थी। ग्रोह के बानी की मौत का सदमा रशीद डॉन के आसाब पर बुरी तरह असरअंदाज हुआ था। फिर शायद आसाब बिल्कुल ही जवाब दे गए, इसलिए तो चलते चलते अचानक लड़खड़ा गया था। फौरन ही एक आदमी ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। खुद को संभालो रशीद भाई, वो बोला। मुझे दादा के डेरे तक सहारा दिए ले चलो, मैं उसके कमरे में जाकर अपना जी हल्का करना चाहता हूँ, रशीद डॉन ने रुंधे हुए लहजे में कहा। क्यों नहीं रशीद भाई, आओ चलो। फिर दाएं बाएं चंद गलियों से गुजरते हुए कुछ दूर चलकर लोहे के एक ऊंचे से दरवाजे के सामने पहुंचकर सहारा देने वाला रुक गया। दरवाजे पर सुर्ख रंग से दारुल खिलाफा लिखा गया था। अहमद दादा के डेरे पर सन्नाटा छाया हुआ था। ये 200 गज के प्लाट पर एक 3 मंजिला इमारत थी जिसके अतराफ में रेत की बोरियां रख कर मोर्चे कायम किए गए थे। हर मोर्चे के पीछे एक मुसल्लह आदमी नजर आता था। उसी वक्त इलाके की बिजली मुनक़ता हो गई। उसके साथी ने हाथ से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुल गया। रशीद डॉन ने हाथ के इशारे से उसको वापस लौटने के लिए कहा और खुद अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर कोई ना था। उसने एक तवील सांस ली और अंधेरे में आंखें फाड़ने लगा। उंगलियों में दबी सिगरेट फर्श पर फेंक कर पाँव से मसल डाली। च्युइंगम का पैकेट फाड़कर एक पीस मुंह में डाला और दांतों तले कुचलने लगा। फिर एक पेंसिल टॉर्च जेब से हाथ में मुंतकिल हुई और रोशनी का महदूद दायरा कमरे में गर्दिश करता नजर आया। कमरा काफ़ी बड़ा था, लेकिन एक मसहरी, 2 कुर्सियों, लोहे की कद आदम अलमारी और एक साइड टेबल के अलावा यहाँ कुछ ना था। कमरे की फिजा में ऐसी बू रची थी जैसे जानवरों के पिंजरे से उठती है। मसहरी पर चादर बिछी फर्श तक आ रही थी। उसे फितरी तजस्सुस के तहत चादर का कोना एक तरफ से उठा दिया और नीचे देखने के लिए झुका। नीचे के सामान पर नज़र पड़ते उसने सीटी बजाने के से अंदाज में हूँ सकोरे ऑटोमेटिक राइफलों और दस्ती बमों का एक ढेर वहाँ मौजूद था। फिर वो पलटकर अलमारी तक आया। अलमारी खोलने के लिए उसे ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। एक अंदरूनी खाने से 100 चीनी युआन के करेंसी नोटों की 10 गड्डियाँ बरामद हुई और नोटों के साथ ही किसी सफ़ेद फार्म शख्स की तस्वीर, एक विजिटिंग कार्ड भी था। कार्ड देखकर उसने तवील सांस ली। उसके माथे पर बल पड़ गए। तशवीश के आसार चेहरे पर साफ पड़े जा सकते थे। विजिटिंग कार्ड एक चीनी सेलुलर फ़ोन कंपनी के नुमाइंदे का था। फिर उसने वो तस्वीर और नोटों में से ऊपर नीचे वाली एक गुड्डी निकाली और उसे एहतियात से रुमाल में लपेट कर मोज़े में उलझ लिया। चंद कागजात और कुछ और मज़ीद तस्वीरें भी हाथ लगी जिन्हें खंदा पेशानी के साथ कमीज के अंदर मुंतकिल कर दिया। इस काम से फारिग होकर एक कुर्सी पर जा बैठा और आंखें बंद करके पाँव हिला हिला कर फर्श पर तबला बजाने लगा। अंदाज़ तासुरात से कुछ ऐसी बेनियादी और बेफिक्री आयां थी जैसे बाल बच्चों को अभी अभी ट्रेन में सवार करवा कर घर लौटा हो। सफारतकारों का कत्ल मामूली खबर तो होता नहीं, और कहाँ एक ऐसे मुल्क के सफारतकार जिसकी इमदाद पर मुल्क पल रहा हो। इक़्तिदार के ऐवानों में तो जैसे ज़लज़ला आ गया था, ऐसे मखदूश और दरगू हालात में सेक्रेटरी खारजा यानी सुल्तान इस ज़लज़ले के आफ्टर शॉक से क्यों कर महफूज रह पाते, जो कि अभी शफ़ी, रिजवी और जैदी के अगवा के झटके से संभले ना पाए थे। फिर शाम 7 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में ये खबर चली कि एक अस्करी दहशतगर्द ग्रुप ने सफारतकारों की वैन पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली और उससे अपने 4 साथियों की फांसी का बदला करार दिया। मामला चूँकि वज़ारत ख़ारजा से बराह रास्त मुताल्लिक़ था, इससे सर सुल्तान के टेलीफोन ने
तो जैसे मुसलसल गुनगुनाते रहने की कसम खा रखी थी, और फिर जितनी देर भी फ़ोन की गनगनाहट में वक्फा आता वो उसे इमरान से रब्ते की कोशिश में सरगर्दा कर देते। उनकी कोशिश कुछ ही देर पहले रंग लाने में कामयाब हुई थी। रात काफ़ी बीत चुकी थी, लेकिन सर सुल्तान की बेचैनी का ये आलिम था कि बरामदे में ही बैठे उसकी राह देख रहे थे। फिर कोई आधे घंटे बाद इमरान की कार पोर्ट में जैसे ही दरवाज़ा खोलकर उसने कदम बाहर रखा, सर सुल्तान खोलते हुए आतिशफशां की तरह फट पड़े। मेरी बेवक्त मौत की वजह तुम्हारी यही आदत बनेगी। खुदा के बंदे, कम अज़ कम मुझसे तो राब्ते में रहा करो। अब मैं ऊपर वालों के सामने अपनी मुकम्मल लाइल्मी का इजहार करने से तो रहा, और तुम हो के मुझे बाखबर रखते नहीं। इमरान उर्दू मीडियम एलिमेंट्री स्कूल के तालिबे इल्म की तरह सादतमंदी से सर झुकाए खड़ा था। वो जैसे तासुरात थे जैसे अभी टप टप आंसू बह निकलेंगे। चेहरे पर हिमाकतों के डोंगरे बरस रहे थे, हालांकि हिमाकतों के डोंगरों के बरसने में उसकी शऊरी कोशिश को रत्ती भर दखल ना था। वो भी मजबूर था, ना जाने क्यों जब भी संजीदा नजर आने की कोशिश करता मज़ाक़ का नमूना बनकर रह जाता। बाप के हाथों घर से निकाले जाने में भी इस कैफियत का बड़ा दखल था। वालिद साहब अपनी असली चंगेजियत के सबब बेटे की हिमाकत में अभी को अतिया खुदाबंदी समझने से कासिर है। बाप सख्त कहता और उस कारजहाँ साज के दौरान बेटे के चेहरे पर पैदा हुए जवाबी तासुरात को वो साकी पर महमूल करता रहता। बाप और बेटे के दरमियान फासले बढ़ते गए और आखिर एक दिन घर बदरी का हुक्म सादिर हुआ। बहरहाल इस वक्त वालिद साहब की जगह सर सुल्तान भड़ास निकाल रहे थे। बिला आखिर यही कोई 10 मिनट तक गिरजने बरसने के बाद उनका लहजा धीमा पड़ता चला गया। सामने धरे सोफे पर इमरान को बैठने का इशारा करते हुए खुद भी आराम कुर्सी पर ढेर हो गए। काफ़ी पियोगे? वो काफ़ी पॉट से गिलाफ हटाते हुए नरम लहजे में बोले, फिर जवाब का इंतजार किए बगैर खुद ही इमरान के कप में कॉफ़ी अंडेलने लगे। इमरान ने शुक्रिया कहकर जल्दी से कप उठाकर होंठों से लगा लिया, जैसे उसके बरअक्स कोई भी सूरत उसे उठाकर बैर फेंकवाने का मौजू बन सकते। सर सुल्तान बेसाख्ता मुस्कुरा पड़े। उनके चेहरे के खिंचे हुए अजलात ढीले पड़ गए, आंखों की नरमी भी किसी कदर लौट आई। इमरान ने उनके चेहरे की तरफ देखकर ठंडी सांस ली और मुंह में कुछ बदबदा कर फूंक मारी। फिर बोला, अल्लाह बड़ा कारसा से क्या भेद गया। सर सुल्तान झिमकर रह गए। अरे तौबा कीजिए साहब, अगर ये बात मेरे जैसे किसी मगरिब ज़्यादा कमारे के मुंह से निकली होती तो शहर के सारे सिनेमा घर नजरें आतिश हो चुके होते। हो ना हो ये भी क़यामत की निशानियों में से एक है कि अल्लाह की कारसाजी को तौबा तौबा। इमरान दोनों हाथों से गाल पीटने लगा। ला हौला वला कुव्वत, गधे हो तुम, मेरा ये मतलब नहीं था। अब दिए जाए सफाई। यहाँ तो होंठों निकली और कोठों चढ़ी, मतलब जानना ही कौन कमबख्त चाहता है। तफरी के मारों को हल्ला गुल्ला चाहिए और क्या। अच्छा बस बहुत हो गया, काम की बात करो। जेम्स और रिचर्ड विल्सन का कत्ल अहमद दादा के हाथों करवाया गया। असल निशाना जेम्स ही था, विल्सन तो गन की तरह पिस गया था। ये कहकर एक तवील सांस ली और पेट पर इस तरह हाथ फेरने लगा जैसे चूरा नसर दिखा रही हो। लेकिन शाम की खबरों में तो, और सुनिए, उसके कुछ देर बाद अहमद को भी निशाना बना दिया गया। उसका मतलब ये भी नहीं कर सकता है कि जिसने उसे जेम्स फ्रैंकलिन के कत्ल पर मामूर किया था उसने बाद में उसे भी मार डाला। इस यकीन की वजह सर सुल्तान कुर्सी पर आगे की तरफ खिसक आए। सिर्फ एक क्यास, और इसी क्यास की बिना पर मैं अहमद के मरकजी ठिकाने तक जा पहुंचा। वहाँ से जो कुछ हाथ लगा उसकी रोशनी में यह नतीजा निकला, शायद ये नतीजा भी हतमी ना हो। इसका मतलब है कि अहमद के कत्ल के पीछे भी उसी अस्करी ग्रुप का हाथ है जिसने जेम्स के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की है। इतना सादा भी नहीं है ये मामला, लेकिन फ़िलहाल तो मैं सिर्फ आंख मचोली खेल रहा हूँ या शायद चूहे बिल्ली के खेल की बारी आ जाए। मेरी उलझन ये भी है कि आंख मचोली को कुछ लोग आखिर अंधा भैंसा क्यों कहते हैं, अंधा बेले अंधा बकरा क्यों नहीं कहते। फिर बहकने लगे। पटरी से उतरने में देर नहीं लगते। सर सुल्तान झुला गए। नहीं, मैं संजीदा हूँ। ये गैर मुल्की ताकतें हमारी आंखों पर पट्टी बांध कर हमें घुमा देती है और हम टमक टोइयाँ मारते रह जाते हैं। ख़त्म भी करो। सर सुल्तान ने जमा ही ली। और हाँ, मायरा सरगर मेरी टीम की हिफाजत में मुमकिन है सुबह तक आपके पास उसकी गुमशुदगी की इत्तला भी आ जाए। कौन मायरा सरगर? वो टीवी एंकर। अल्हम्दुलिल्लाह, मीडिया तूफान बर्पा कर देगा। आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन जब भी उसे छोड़ना पड़ा आसमान सर पर उठा लेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो वापस आकर वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेगी कि छोटी दादी के यहाँ अचानक ज़िंदगी की नौबत आ गई। इसलिए मुफ्त की जगह हंसाई से बचने की नीयत से किसी को बताए बगैर अबाई गांव जाने की ठानी। रजाओ बच्चा दोनों खैरियत से हैं, इसलिए वापस आई। पता नहीं क्या करते फिर रहे हो। वो बेबसी से बोलिए। देखिए जनाब, मायरा के बारे में आपसे तो सवाल होने से रहा। जर्नलिस्ट हस्ब रिवायत ISI को इसमें घसीटेंगे और आपकी वही मिसाल होगी कि बस में आग लगा जमालू दूर खड़ी। सर सुल्तान बुरा सा मुँह बना कर रह गए। फिर बोले, लेकिन ये अचानक
ही क्या शुरू हो गया। इस वक्त तो हमारी तवज्जो मेहमान सदर के दौरे के हवाले से मुखालिफ कैंप की चालबाजियों पर मरकूज होनी चाहिए थी कि दरमियान में ये मामला आ गया। मेहमान सदर के दौरे को ख़त्म बेमुशर्रफ कर देना भी असल मकसद हो सकता है। मुमकिन है कि ऐसे में जेम्स का कत्ल दोनों कैबिनों के इंटेलिजेंस इदारों की बामी चकलिश का साना हो। तुम्हारा मतलब है जेम्स MSS के निशाने पर आ गया था। ऐसा होना नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे मुल्क में चीनी सीक्रेट सर्विस की पहली हाई प्रोफाइल कार्रवाई होगी। चीनी हुकूमत इस खित्ते की सियासत में फ़ाल भी तो पहली बार हुई है और यही वजह है कि अपने मुल्क के मफादात की निगरानी के लिए उनके इंटेलिजेंस इदारे भी मैदान में कूद पड़े। इमरान के लहजे में बिला की संजीदगी उड़ आई थी। मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल करीब में ये खित्ता उन कैंपों के दौरान चकलिश की आमाजगा बन जाएगा। हम एक और सर्द जंग के दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। सर सुल्तान ने तवील सांस ली और आंखें बंद कर ली। बेख्वाबी और थकन के असर उनके चेहरे पर आए थे। दफातन इमरान ने कलाई पर बंदी घड़ी पर नजर डाली और फौरन उठ खड़ा हुआ। चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद बरामदे की सीढ़ियां उतरकर 2 सीटर में आ बैठा। रिवर्स गियर में डालकर गाड़ी कंपाउंड से निकाली। फिर एक खाने में से X2 का मखसूस ट्रांसमीटर निकालकर सफदर को कॉल करने लगा। सफदर, तुम्हारी ड्यूटी वहाँ ख़त्म। साइको मेंशन पहुँचकर मेरी दूसरी कॉल का इंतजार करो। इमरान ने X2 के मखसूस भराई हुई आवाज़ में कहा। मम, मैं आप ही की कॉल का इंतजार कर रहा था जनाब। यहाँ चंद मिनट पहले एक लैंड क्रूज़र जीप दाखिल हुई। अंदर शीशों के पीछे गया था, मैं देख ना सका। अच्छा डरो, मैं कुछ देर में जमसन वहाँ पहुँचेगा। उसके आने तक वहीं रुके रहो। ओवर एंड ऑल। फिर दूसरी कॉल ब्लैक जीरो को मिलाई। X2 की पूरी टीम में यही वाहिद मेंबर था जो जानता था कि इमरान ही दरअसल X2 है। जी जनाब। दूसरी तरफ से ट्रांसमीटर ऑन होते ही ब्लैक जीरो यानी ताहिर की आवाज़ आई। लैंड क्रूज़र की क्या रिपोर्ट है? 3 आदमी लैंड क्रूज़र से उतरे थे। उनमें 2 सफ़ेद फार्म है और 1 मुकामी। उनके साथ 3 बड़े सूटकेस हैं। सूटकेसों पर लगे टैगों से अंदाज़ा होता है कि सीधे एयरपोर्ट से आ रहे हैं। किस एयरलाइन के टैग थे? शायद एयर फ्रांस की। हमारे काम में शायद की गुंजाइश कम ही होती है ताहिर। मैं जानता हूँ जनाब, लेकिन मैं बहुत नज़दीकी से देख ना सका था। लेकिन करीन कयास के एयर फ्रांस का टैग था। ठीक है, मैं जोलिया और जफरुल मलिक की क्या इत्तला है? जफरुल मलिक सर्दी लगकर बीमार होने की कामयाबी अदाकारी कर रहा है। मुँह और सर लपेट कर पीछे पर पड़ा हुआ है। इसी बहाने वो आज भी अपने फर्जी अंकल को ढूंढने से बचा रहा। जूलिया से बचने की भी इससे बेहतर सूरत नहीं, वरना शायद इतनी देर में उसे राज छुपाए रखना जफ़र के लिए मुमकिन ना होता। आखिर जूलिया से जफ़र की असलियत छुपाने में क्या मसलियत रही? इसके सिवा कुछ नहीं कि ड्रामे में हकीकत का रंग गालिब है। आपने जूलिया को कम करने से भी रोक दिया। मैं नहीं चाहता कि किसी बहनजोई की वजह से शक की जद में आ जाए। फिर उनको यहाँ रोकने की वजह उन दोनों को या तुम्हें? मम, मेरा मतलब है हम सब। हो सकता है मैं तुम सब को 1 मिनट बाद ही वापस लौटने के लिए कह दूं, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ सब्ज़ा को बुलाया जा रहा है। जैमसन उसकी जगह लेगा। जैमसन कहीं कोई हिमाकत ना कर बैठे। तुम भूल रहे हो कि 1.5-2 साल ज़ीरो लैंड में गुजार आया था। काफ़ी मंच गया है जेमू झेंगा। खैर, आप बेहतर समझते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म होने के बाद उसने साइको मेंशन रब्ता करके जैमसन से मिलाने के लिए कहा। जैमसन को दिन के किसी वक्त उसने घर से यहाँ बुलवा लिया था। जैमसन फ़ोन पर आया और इमरान की आवाज़ सुनकर खुशी से उछल पड़ा। यस योर मेजेस्टी। इमरान उस वक्त तफरीह के मूड में नहीं था, इसलिए जल्दी से ज़रूरी हिदायत देकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ओके जी, तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इंशाल्लाह इसकी नई एपिसोड के लिए। मैं आपसे माज़रत खाऊँ, आज मैं थोड़ी कम छोटी एपिसोड लेके आई थी, इसकी ड्यूरेशन कम है। कल इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।